अब हम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में से जो थर्ड प्रोसेस है जो कि हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस लफ्ज को अगर हम देखें तो जो लफ्ज आइसो है उसका मतलब है सेम, और जो लफ्ज थर्म है उसका मतलब है टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस को करते वक्त उस कंटेनर का और उस सिलेंडर का जो हमने टेम्परेचर रखना होगा वो टेम्परेचर हमने सेम रखना होगा। तो इसी से ही जो है वो हमारी डेफिनेशन बन रही है कि ये एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है which is carried out in such a way that a system undergoes changes but its temperature remains same। सिस्टम के अंदर, सिलेंडर के अंदर, कंटेनर के अंदर दूसरी तब्दीलियां तो आएंगी, मगर उसका जो ओवरऑल टेम्परेचर रहेगा वो जैसे पहला होगा वैसे ही बाद में रहेगा। भले कितनी ही तब्दीलियां आ जाएं, भले वहां वर्क हो जाए, भले वहां आप सिस्टम में हीट ऐड करें, लेकिन उस सिस्टम का जो इंटरनल एनर्जी रहेगा वो सेम रहेगा। उस सिस्टम की जो अंदर इंटरनल एनर्जी हो गई, या फिर आप उसको ऐसे कहें कि उसकी जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा। अब टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी एक जैसी ही चीजें हैं, हम पहले भी डिस्कस करके आए हैं, हमने इससे रिलेटेड इक्वेशन भी ड्राइव की है कि टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो समझें कि इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है, अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो समझें कि आप टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि इस सिस्टम के अंदर आपका टेम्परेचर सेम रहेगा, तो मतलब ये होगा कि इस सिस्टम के अंदर उसका जो इंटरनल एनर्जी रहेगा वो भी सेम रहेगा। ले लेते हैं मिसाल के तौर पर, हम ये कहते हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन वॉल्यूम, मगर ये चीज गलत है। इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैस की होगी, आइडियल गैस की जो ओरिजिनल गैस है, जो गैसेस मिक्सचर नहीं है, जो एक आइडियल गैस कंडीशन में है, उसका जो इंटरनल एनर्जी होगा वो डिपेंड वॉल्यूम पर नहीं करता। मिसाल, ये बात कहने का क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम को आपने कर दिया कंप्रेस, तो हम ये कहते हैं कि भाई कंप्रेस करने से वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम हुआ तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी। एंड द सेम वे हम ये कहते हैं कि भाई अगर कोई गैसेस कंप्रेस्ड हैं और हमने उनको एक्सपेंड कर दिया तो आप उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो अब कम हो जाएगी। तो इंटरनल एनर्जी वॉल्यूम के कंप्रेशन या एक्सपेंशन से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखती। इसी वजह से हमने कहा है कि इंटरनल एनर्जी डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम। मगर इंटरनल एनर्जी में अगर तब्दीली आती है तो उस तब्दीली की जो वजह बनती है वो वजह सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली टेम्परेचर है। तभी हम ये चीज कहते हैं कि डेल्टा यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब यहां पर आप ये चीज सवाल हो रहा होगा आपको कि सर जब आपके पास गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में ज्यादा हैं और हमने उनको कंप्रेस किया है, कंप्रेस करने से तो जाहिर ही बात है वो मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेज मूव करेंगे, ज्यादा तेज मूव करेंगे तो इंटरनल एनर्जी तो बढ़ जाएगी। अब ये जो हमने वॉल्यूम को कंप्रेस किया, दरअसल ये वॉल्यूम नहीं है, या फिर हम ये वॉल्यूम को कंप्रेस नहीं कर रहे, बल्कि टेक्निकल लफ्जों में आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ने से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ सकती हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि वॉल्यूम की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने से या वॉल्यूम कम होने से इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ रही हैं। तो जो बेहतरीन लफ्ज हैं वो यही हैं कि भाई इंटरनल एनर्जी आपकी वॉल्यूम पर कोई डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती। वो इस वजह से क्योंकि जब आपके पास वॉल्यूम में चेंज आती है, जैसे कि कंप्रेशन हो गई, मतलब आपका वॉल्यूम कंप्रेस हो गया, या जैसे कि आपके पास एक्सपेंशन आ गई, तो हकीकत में देयर इज अ चेंज इन प्रेशर ऑफ द सिस्टम। हकीकत में आप सिस्टम में प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जब आप वॉल्यूम को कंप्रेस कर रहे हैं तो उस टाइम आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, जब आप वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहे हैं तो उस टाइम आप प्रेशर को कम कर रहे हैं। तो बजाय कि आप वॉल्यूम की बात करें, आप उस जगह बात करेंगे अभी प्रेशर की। तो प्रेशर के हिसाब से आप कह सकते हैं कि वो चीजें जो हैं उनसे डायरेक्ट या उन चीजों पर डिपेंड करती हैं, मगर आप वॉल्यूम के लिए नहीं कह सकते कि भाई हम अगर वॉल्यूम बढ़ाएं या वॉल्यूम कम करें तो इंटरनल एनर्जी में कोई मसला या कमी पेशी उसमें आ जाएगी। अब हम आते हैं कि ये तो थी उसकी कुछ बेसिक चीजें जो हमें इस सिस्टम से पढ़ने से पहले हमें कुछ होनी चाहिए समझ, या हमें कुछ बैकग्राउंड का आइडिया होना चाहिए। अब हम इस सिस्टम को बनाने जा रहे हैं।
जिस सिस्टम के अंदर हम ये सारा प्रैक्टिकल करेंगे कि क्या वाकई इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो सेम रह पा रहा या नहीं, या फिर टेम्परेचर हम कैसे सेम रखेंगे, टेम्परेचर सेम रखते हुए हम कैसे हीट ऐड करेंगे, टेम्परेचर को सेम रखते हुए हम कैसे वर्क करेंगे। तो ये चीज समझने के लिए हमने एक सिस्टम बनाना होगा। और जब सिस्टम बनाना होता है तो उस सिस्टम को किस तरह बनाया जाए वो पहले हम समझ रहे हैं। अगर ये प्रोसेस आपने समझना है तो आप सिस्टम बनाएं। सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे या आप लेंगे एक गैस फिल्ड सिलेंडर। एक ऐसा आप सिलेंडर लेंगे जिस सिलेंडर के अंदर जो गैसेस हैं वो आपकी जो हैं वो फिल्ड होंगी, और उन गैसेस का जो वॉल्यूम होगा वो वी होगा। अब वो सिलेंडर जो आपने लिया है जिसके अंदर गैस फिल है और जिसका वॉल्यूम वी है, उस सिलेंडर का जो ये नीचे वाला बेस आपने रखना होगा वो कंडक्टिंग बेस होगा। कंडक्टिंग बेस इसलिए होगा ताकि उसमें से नीचे से हीट जा सके, उसमें हीट ट्रांसफर हो सके। मगर एक ऐसा सिस्टम जैसे हम पढ़ेंगे एडियाबैटिक सिस्टम, जिसमें हमने हीट ऐड नहीं होने देंगे, तभी वहां हम ये जो बेस है वो नॉन कंडक्टिंग बेस करेंगे ताकि उसमें कोई भी हीट वहां ना जा सके। लेकिन यहाँ पर हमने हीट ऐड करनी है, तभी हम ये जो नीचे वाला हिस्सा है इस बेस को हम कह रहे हैं कंडक्टिंग बेस। यानी एक ऐसा बेस जिसमें आप अगर हीट ऐड करें तो वो हीट इस बेस के थ्रू इन गैस मॉलिक्यूल तक जा पहुंचे। और दूसरी चीज जो आपने यहाँ करनी होगी वो ये कि ये तो आपने कंडक्टिंग रखा, लेकिन ये जो इसकी वाल्स हैं इन वाल्स को आपने नॉन कंडक्टिंग रखना होगा। ऐसे ना हो कि आप यहां से हीट दे दें, यहां आए और ये जो हीट गैस मॉलिक्यूल्स है वो इस दीवार के थ्रू बाहर चली जाए, यहां से दें और यहां से बाहर चली जाए। तो हीट आप देंगे यहां से, और यहां आप ये जो दीवारें बनाएंगे वो दीवारें नॉन कंडक्टिंग बनाएंगे ताकि इनसे या इन तरफों से कोई भी हीट जो आप दे रहे हैं वो जाया ना हो। ये भी हिस्सा हो गया, ये दो हिस्से भी हो गए। अब आते हैं हम इस हिस्से पर भी, इस हिस्से को कैसे बनाया जाए। ये जो आपका पिस्टन है, ये पिस्टन आपका मूवेबल पिस्टन हो, ये पिस्टन आपका फ्रिक्शनल लेस पिस्टन हो। यानी कि ये पिस्टन अगर गैस मॉलिक्यूल इसके ऊपर प्रेशर लगाएं तो ये पिस्टन मूव करने के काबिल हो। ये आपने पिस्टन ऐसा बनाना है। तो यहां तक आपने बात समझी कि ये इस तरह होना चाहिए, ये साइडें इस तरह होनी चाहिए, ये इस तरह होना चाहिए। आपने सिस्टम के हिसाब से जो उसकी कंस्ट्रक्शन है वो समझ ली। अब हम जा रहे हैं कि भाई उस सिस्टम के अंदर क्या होगा, हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को कैसे कांस्टेंट रखेंगे तो वह क्या होगा। अब हम जा रहे हैं वर्किंग के ऊपर, ये हमने पढ़ी उसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम जा रहे हैं वर्किंग के ऊपर। अब देखें, सबसे पहले हम इस सिस्टम को जब हीट दे रहे हैं डेल्टा क्यू, लेट द बेस ऑफ सिलेंडर इज प्लेस्ड ऑन अ हीट रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1। सपोज करें कि आपने इस सिस्टम को हीट रिजर्वायर पर रखा टेम्परेचर T1 के ऊपर। अब हम इसको हीट रिजर्वायर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हीट रिजर्वायर जो होता है ना वो ऐसा होता है, हीट दे भी सकता है और हीट ले भी सकता है। हीट को अपने अंदर से निकाल कर दूसरे सिस्टम को भी दे सकता है, और दूसरे सिस्टम से जब निकले तो अपने अंदर जज़ब भी कर सकता है। तो ऐसे को हम हीट रिजर्वायर कहेंगे। जब ये हीट देगा तो उस टाइम हम इस हीट रिजर्वायर को कहेंगे हीट सोर्स, और जब ये हीट दूसरे की एब्जॉर्ब करेगा तो उस टाइम हम इसको कहेंगे हीट सिंक। अब ये सारी चीजें हम जो है कार्नोट इंजन के अंदर भी पढ़ेंगे। अब हम कह रहे हैं कि हमने यहां पर इस वर्किंग में इस सबस्टेंस इसको हीट सप्लाई की जहां पर टेम्परेचर T1 था। हीट सप्लाई होने के बाद क्या होगा, दूसरी बात फिर ये होगा कि गैस देन अलाउड टू एक्सपेंड स्लोली बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। फिर गैस जो है वो एक्सपेंड होना चाहेगा। अगर वो होना चाह रहा है तो हमने पिस्टन को मूवेबल रखा है, पिस्टन को हमने फ्रिक्शनल लेस रखा है। तो पिस्टन को पहले हमने दबा के रखा था, हमने जब इसका फ्रिक्शनल लेस किया, जब हमने इसको मूवेबल किया तो समझें कि हमने इसका प्रेशर डिक्रीज किया। जैसे हमने इसका प्रेशर डिक्रीज किया तो अब ये क्या होगा, आपका ये पिस्टन ऊपर मूव होना शुरू होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर पहले प्रेशर था। अब हम आहिस्ता 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 इसका प्रेशर ऊपर से हटाते जा रहे हैं
तो आपका ये जो गैस है वो स्लोली स्लोली एक्सपेंड होता जा रहा है। जितना जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उतना उतना टेम्परेचर कम भी होता जा रहा है। अब टेम्परेचर कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि जितना टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल्स का बढ़ रहा था उतना ही गैस मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कम होगा जब ये एक्सपेंड होगा। तभी हम ये बात कह रहे हैं यहां पर, ड्यू टू दिस एक्सपेंशन द गैस टेंड्स टू कूल डाउन। इसी एक्सपेंशन की वजह से जो गैसेस हैं वो ठंडे हो जाएंगे। अब आपके जो गैस आपने हीट सप्लाई की, आपने हीट जो सप्लाई की वो सप्लाई की 5 जूल, ठीक है। और आपने हीट जब सप्लाई की 5 जूल, तो यहां पर ये जो गैसेस हैं वो एक्सपेंड भी हुए हैं, और गैसेस एक्सपेंड होने की वजह से गैसेस ठंडे भी हुए हैं। तो आपने 5 जूल हीट सप्लाई की, ठंडा जितना हुआ वो भी कितना हुआ, 5 जूल हुआ। तो आपने हीट सप्लाई दी 5 जूल की, और गैस मॉलिक्यूल जब एक्सपेंड हुए तो एक्सपेंड होने की वजह से गैस मॉलिक्यूल ने ठंडे होने के टाइम जो हीट जाया की वो भी 5 जूल है। तो मतलब ये हुआ कि जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी बाद में। इसी हीट की वजह से अब कोई टेम्परेचर पर असर नहीं पड़ा, क्योंकि जितनी हीट आई थी उतनी हीट जो है आपकी क्या हो गई है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, या एक्सपेंशन में वो जो है हीट जो है आपकी डिक्रीज हो चुकी है। तो हम यहाँ पे ये चीज कह सकते हैं कि जितनी हीट एनर्जी ऐड हुई उतनी ही हीट एनर्जी जाया हुई। फिर जितनी ज्यादा हीट एनर्जी जाया होगी उतनी हीट एनर्जी फिर हम जो है वो बाद में ऐड करते जाएंगे, ताकि ओवरऑल जो टेम्परेचर उस चीज का रहे वो सेम रहे, वो कांस्टेंट रहे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हीट एनर्जी कम हो रही है, तो हम हीट एनर्जी देकर उस हीट को या उस एनर्जी को, उस टेम्परेचर को बरकरार रखेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर कम हो रहे और ज्यादा अगर कम हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम जो है कहेंगे कि भाई हम उसमें हीट ऐड करेंगे, ताकि जितनी हीट एनर्जी एक्सपेंशन की वजह से कम हुई उतनी हीट एनर्जी अब उसमें ऐड हो जाए, ताकि जो ओवरऑल टेम्परेचर रहे वो आपका बरकरार रहे और सेम रहे। तभी यहां पर हम ये चीज भी लिख रहे हैं कि बट द हीट इज कंडक्टेड फ्रॉम द हीट रिजर्वायर टू द गैस सो दैट द सिस्टम टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ द रिजर्वायर। ताकि अगर सिस्टम की हीट और कम हो गई तो फिर हम सिस्टम से या रिजर्वायर से हीट उसमें ऐड करेंगे, ताकि ओवरऑल जो टेम्परेचर रहे उस पूरे सिस्टम का वो एक जैसा रहे, जैसे पहले था वो बाद में रहा। अब ये टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कैसे रख रहे हैं? हम टेम्परेचर को कांस्टेंट ऐसे रख रहे हैं कि अगर एक्सपेंशन की वजह से ही टेम्परेचर कम हो रहा है तो हम हीट से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, और अगर एक्सपेंशन की वजह से या कंप्रेशन की वजह से हीट एनर्जी बढ़ रही है तो फिर हम हीट एनर्जी को निकाल रहे हैं, ताकि ओवरऑल जो टेम्परेचर आपकी सिस्टम का रहे वो क्या रहे जी, सेम रहे। ऐसे सिस्टम को हम आइसोथर्मल सिस्टम कहते हैं। अब आपने आई होप कि ये जो चीज है वो समझ ली होगी। अब हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि जब हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं तो उस दौरान आप देख रहे हैं कि पहले अगर वॉल्यूम V1 है तो बाद में वॉल्यूम V2 हो रहा है, पहले वॉल्यूम कुछ था तो बाद में वॉल्यूम कुछ बढ़ रहा है। तो मतलब वॉल्यूम में चेंजेस आ रही हैं, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रही। टेम्परेचर में चेंज न आने के लिए या टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए हम जिस चीज की कुर्बानी दे रहे हैं वो है वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम को या कम नीचे कर रहे हैं, या उसका प्रेशर कम नीचे कर रहे हैं, या फिर हम जो है उसमें से हीट जो है वो कम नीचे कर रहे हैं, ताकि हम टेम्परेचर को क्या रख सकें, कांस्टेंट रख सकें। तो हमने कहा कि भाई यहाँ पर जो प्रेशर है पहले वो प्रेशर P1 था, जब ये एक्सपेंड हुआ तो इसका जो प्रेशर था वो P2 हो चुका। तो अब आपने देखा कि प्रेशर में भी जो चेंजेस हैं वो आ रही हैं। तभी हमने कहा कि इस प्रोसेस के अंदर आपका प्रेशर चेंज होगा फ्रॉम P1 टू P2। इन द सेम वे इसी प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर वॉल्यूम V1 है, और हीट देने के बाद ये जब एक्सपेंड हो रहा है तो इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है। तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम V2 हो गया। तो हमने कहा कि भाई जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो रहा है फ्रॉम V1 टू V2, मगर जैसा टेम्परेचर यहाँ होगा वैसा ही टेम्परेचर यहाँ होगा।
अगर टेम्परेचर कम होगा तो हम हीट ऐड देंगे, हम अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम हीट जो है निकाल देंगे, ताकि जो टेम्परेचर रहे वो आपका क्या रहे जी, बरकरार रहे। इसी वजह से हम कहेंगे कि बट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। यहां तक हमने उसकी जो है वर्किंग समझ ली। पहले हमने समझा था बेसिक, फिर हमने समझा था कि इस सिस्टम को बनाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन कैसी होना चाहिए, फिर हमने उसको कंस्ट्रक्ट किया, फिर हमने इस बने हुए कंस्ट्रक्टेड इस चीज पर हमने ये सारा तजुर्बा किया, ये सारी वर्किंग की। अब ये 3 काम तो हमारे हो चुके। चौथा काम अब हमारा है कि हम इसी में से इक्वेशन निकालें, फिर हम बनाएंगे इसी में से ग्राफ, और लास्ट में हम जो है निकालेंगे समरी। ग्राफ और समरी हम जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम का आइसोथर्मल एक्सपेंशन भी पढ़ेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन भी पढ़ेंगे। वो दोनों कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वो दोनों में कौन सी चीजें अलग अलग हैं, वो हम इसी लेक्चर के अंदर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ तक अब हम जो है जा रहे हैं वर्किंग के बाद इसकी इक्वेशन को ड्राइव करने। अब अगर आप इसकी इक्वेशन को ड्राइव कर रहे हैं तो आप यहाँ पर वर्क की बात करेंगे। जैसे हमने आइसोकोरिक में पढ़ा कि भाई वहां पर वर्क नहीं हो रहा था, फिर हमने पढ़ा आइसोबैरिक के अंदर कि भाई वहां पर वर्क हो रहा है, फिर हमने पढ़ा आइसोथर्मल के अंदर यहाँ पर कि वर्क हो रहा है या नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं, एज वी कैन सी ड्यूरिंग द आइसोथर्मल एक्सपेंशन सम वर्क इज डन बाय द गैस। जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही है तो उस टाइम कुछ जो वर्क है वो आपका गैस की जानिब से किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर अगर पहले पिस्टन आपका यहाँ है तो कुछ टाइम के बाद आपका जो पिस्टन है यहाँ पर पहुंच जाता है, यानी कि पिस्टन आपका ऊपर चला जाता है। तो पिस्टन ने कुछ काम किया, उस सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने काम किया, इसी वजह से हम कह रहे हैं वर्क डन बाय द सिस्टम। तो हमने लिखा कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रही थी तो उस टाइम जो आपका वर्क है वो डन बाय द गैस हुआ था। किस तरह हो रहा था, बाय पुशिंग अप द पिस्टन इन द सिलेंडर। उस पिस्टन को, उस सिलेंडर के पिस्टन को हम जब पुश अप कर रहे थे तो पुश अप करने से उस सिलेंडर में जो है हम दरअसल क्या कर रहा था, वो सिलेंडर काम कर रहा था। अब हम ये चीज कह रहे हैं कि जैसे कि हमने शुरू से लेकर आखिर तक यही बात कह रहे हैं कि सिंस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, इस प्रोसेस के अंदर आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। टेम्परेचर इसका होगा, कुछ ना कुछ होगा, हो सकता है उसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो मतलब जैसा टेम्परेचर अगर 20 यहाँ होगा तो यहाँ पर भी 20 रहेगा, अगर यहाँ पर 10 होगा तो यहाँ पर भी 10 होगा। टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगी, ये चीज समझनी है। जो T इज इक्वल टू 0 है वो नहीं है हमारे पास, मगर यहाँ जो 0 है वो डेल्टा T इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। T डज नॉट इक्वल टू 0 है, टेम्परेचर 0 के बराबर नहीं है। टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, मगर चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पर नहीं है। 20 पहले था तो 20 बाद में, 10 पहले था तो 10 बाद में, तो 10 में से 10 माइनस करो 0, मतलब कोई भी इंक्रीमेंट नहीं आई, कोई भी डिक्रीमेंट नहीं आई, तो मतलब चेंज नहीं आई। तभी हम कह रहे हैं कि सिंस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 remains when there is no change in temperature। जहां भी और जब भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होती तो दूसरे लफ्जों में हम ऐसे कह सकते हैं कि वहां पर इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, मगर यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज ही 0 है, तो इसी वजह से इंटरनल एनर्जी भी आपकी क्या होगी, 0 होगी। तो इंटरनल एनर्जी आपकी हो गई 0 इस सिस्टम के अंदर। अब अगर इंटरनल एनर्जी इस सिस्टम की 0 है तो अब हम पढ़ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमने ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है पहले ही कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब यहाँ पर डेल्टा यू की जगह आप डेल्टा यू का वैल्यू अगर लिखें तो वो क्या होगा, वो है 0। तो डेल्टा यू की जगह आपने जब 0 लिखा तो अब आप इस इक्वेशन को हल करें, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो 0 के साथ अगर कोई चीज ऐड होती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास जो वैल्यू फार्मूला आ गया वो ये हो गया, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब है कि सारी की सारी हीट एनर्जी जो आप सिस्टम को सप्लाई करेंगे
वो कन्वर्ट हो जाएगी वर्क में विदाउट चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सारी की सारी द होल हीट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन बाय द सिस्टम विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर और विदाउट चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। अब हम जो है इसी फार्मूला को कहेंगे कि भाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इन द इन थर्मोडायनामिक इक्वेशंस या इन थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज, तो आप जो है उसको इसी को याद करेंगे, इसी को समझेंगे, इसी को समझेंगे और इसी को टिक करेंगे, ठीक है। इसी फार्मूले को अगर हम दूसरे लफ्जों में लिखें तो आपने पहले वाले प्रोसेस में भी पढ़ा और पहले वाले प्रोसेस में मैंने कहा था कि हम ये चीज पहले ही ड्राइव करके आए थे कि जो वर्क है हमारा वो बराबर होता है प्रेशर इनटू डेल्टा वी के। तो जहां पर आपके पास डेल्टा डब्ल्यू लिखा हुआ है आप वहां पर लिखेंगे प्रेशर इनटू डेल्टा वी। और इसी फार्मूला के हिसाब से अगर आप लिखें तो भी ठीक है। इन द सेम वे जो आपका डेल्टा वी है वो बराबर होता है वी टू माइनस वी वन के। और ये भी चीज हमने डिस्कस की कि वी टू माइनस वी वन किस तरह होता है पिछले प्रोसेस के अंदर। और अगर आप इसी को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये फार्मूला भी मिल जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू पी इंटू वी टू माइनस वी वन। तो अब इन तीनों इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन अलग नहीं है, तीनों इक्वेशन सेम है। अब हम जा रहे हैं कि इस किस्म की इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो किस तरह बनेगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किस तरह होती है, आइसोथर्मल कंप्रेशन क्या होती है, उन दोनों में जो फर्क है वो क्या है, क्योंकि वो जो है हमें कार्नोट इंजन के अंदर काम आने वाला है। इसी वजह से हम उनको इसी टॉपिक के अंदर वो डिस्कस कर लेंगे क्योंकि हमारे वो सिलेबस का भी हिस्सा है और वो हमारे यहाँ पर चीजें काम की भी हैं। और उसके साथ साथ फिर हम लास्ट में समरी पढ़ेंगे ताकि हमें यह समझ आए कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमने आखिर क्या समझा। अब यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन किस तरह होता है और आइसोथर्मल कंप्रेशन किस तरह होता है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर जो वर्किंग होती है और जो ग्राफ बनता है वो किस तरह होता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर जो वर्किंग है और जो ग्राफ है वो किस तरह होता है, यहाँ पर हीट और वर्क क्या पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं और यहाँ पर क्या पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पे वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि ये हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका टेम्परेचर तो सेम रहेगा मगर एक्सपेंशन होगी। यहाँ पर भी ये एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका टेम्परेचर तो सेम रहेगा मगर कंप्रेशन होगी। यहाँ पर भी वर्क होगा मगर टेम्परेचर सेम होगा, यहाँ पर भी वर्क होगा मगर टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ पर भी आपका हीट एनर्जी सप्लाई किया जाएगा मगर टेम्परेचर सेम रहेगा, यहाँ पर भी हीट एनर्जी निकाली जाएगी मगर टेम्परेचर सेम रहेगा। तभी हम इसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन और इसको आइसोथर्मल कंप्रेशन कह रहे हैं कि इनमें टेम्परेचर सेम रहेगा। कैसे, वो अब यहाँ पर देखें। आप यहाँ पर अगर आप देखें कि आपके पास अगर ये सिस्टम है और सिस्टम में आपने हीट सोर्स के जरिए से आपने हीट ऐड की है, तो हीट ऐड करने से ये सिस्टम आपका वॉल्यूम एक्सपेंड होगा। वॉल्यूम जब एक्सपेंड हो रहा है तो हम कह रहे हैं कि दरअसल ये वॉल्यूम यहां से यहां तक बढ़ जाएगा क्योंकि इसमें जो आपका वॉल्यूम है ना वो एक्सपेंड हो रहा है। और वॉल्यूम जब आपका एक्सपेंड होता है, वॉल्यूम जब आपका बढ़ता है, चेंज होता है, तो वहां पर वर्क भी होता है। अब यहां पर सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो पिस्टन को मूव कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि इट इज द वर्क विच इज डन बाय द सिस्टम और इट इज द वर्क विच इज डन बाय द गैसेस। तभी ऐसा वर्क जो गैसेस की तरफ से किया जाए तो इस किस्म के वर्क को हम पॉजिटिव वर्क कहते हैं। ये चीजें और साइन कन्वेंशंस हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, जो इससे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के लेक्चर के अंदर। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारी यहाँ क्यू या हीट जो है हम सप्लाई कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी जो हीट होगी वो पॉजिटिव होगी। तो अभी हमने कहा है कि जो भी चीज पॉजिटिव होती है वो ग्रेटर देन जीरो होती है। इसी वजह से हमने लिखा कि भाई Q ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि हम Q हीट सप्लाई कर रहे हैं। Q हीट सप्लाई करने का मतलब ये है कि हीट जीरो नहीं है, हीट सिस्टम में जीरो से ज्यादा है, तभी Q ग्रेटर देन जीरो। और जब भी कोई हीट आप सप्लाई करेंगे और वो जीरो से ज्यादा होगी तो आप उसको साइन, सप्लाई हीट को हमेशा हम पॉजिटिव साइन देते हैं।
हीट ऐड करने को हम हमेशा साइन पॉजिटिव देते हैं, तो हमने यहाँ पॉजिटिव डेल्टा क्यू लिखा और हमने कहा कि भाई यहाँ पर हीट ऐड हुई है। इन द सेम वे यहाँ पर वर्क डन बाय द सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम ने काम किया है, इसी वजह से हम कहेंगे कि वर्क डन इज बाय द सिस्टम, और वो वर्क आपका क्या होगा फिर, पॉजिटिव वर्क होगा। और जो पॉजिटिव वर्क होता है वो आपका जीरो से ग्रेटर होता है, इसी वजह से हमने लिखा वर्क ग्रेटर देन जीरो। तभी आपके पास बुक के अंदर कुछ इस तरह के लिखा हुआ है कि भाई हीट हम सप्लाई कर रहे हैं, इसी वजह से वो हीट जीरो नहीं है बल्कि जीरो से ग्रेटर होगी। 0.5 हो सकती है, 1 जोल हो सकती है, 2 जोल हो सकती है, 5 जोल हो सकती है, 100 जोल हो सकती है। कामा वर्क भी डन हो रहा है सिस्टम से, अब वर्क वो 0.01 हो या 1000 जोल हो या 500 जोल हो, जो भी हो, बहरहाल जीरो नहीं होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ये आपके बुक के अंदर सिस्टम लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है जो हमने अभी समझा। अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर जो है आपका सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, वर्क डन इज ऑन द सिस्टम है, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, और जो वर्क होगा आपका यहाँ पर वो कौन सा होगा जी, नेगेटिव होगा। और जब वर्क नेगेटिव होता है तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा जीरो से कम होता है, तभी हम लिखते हैं कि वर्क लेस देन जीरो। ठीक है, अब लेस देन जीरो हम इसलिए लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक पहले मिसाल भी दे चुका हूं कि एक बंदे के पास कुछ भी नहीं है, मतलब 0 रुपए हैं, और एक बंदे के पास 5 रुपया कर्ज है, तो बताएं कि उनमें से बड़ा कौन सा हुआ, जिसके पास जीरो है या जिसके पास कर्ज है 5 रुपया। तो हम कहेंगे कि जीरो वाला बड़ा हुआ, तो 5 रुपए कर्ज वाला कौन होगा, छोटा होगा। तभी हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वर्क है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव का वैल्यू जीरो से छोटा होता है, तभी हम लिख रहे हैं कि वर्क लेस देन जीरो। वर्क लेस देन जीरो क्यों है, क्योंकि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है आइसोथर्मल कंप्रेशन में, ये आप चीजें याद करनी है। वर्क इज डन बाय द सिस्टम होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में। अब यहाँ पर जब आप इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं, जब आप इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है फिर, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हमने इसका टेम्परेचर बराबर रखना होता है। और यहाँ आप समझ सकते हैं कि जैसे आपने इसके वॉल्यूम को कम किया, तो यहाँ पर वॉल्यूम कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि हम हमारी जो यहाँ से एनर्जी है वो कुछ हम रिलीज करेंगे। क्यों रिलीज एनर्जी करेंगे, क्योंकि हम एक्सटर्नल वर्क उसके ऊपर कर रहे हैं, वर्क डन ऑन द सिस्टम कर रहे हैं, तो हम समझें कि हम ज्यादा एनर्जी और ऐड कर रहे हैं। तो जब ज्यादा एनर्जी एक्सटर्नली आ रही है वर्क डन ऑन द सिस्टम की वजह से, तो इसमें हमने टेम्परेचर को बरकरार रखना है, जितना टेम्परेचर यहाँ था उतना टेम्परेचर यहाँ। अगर हमने वर्क डन ऑन द सिस्टम किया तो एनर्जी और बढ़ जाएगी, तभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हीट सिंक रखेंगे या हीट एब्जॉर्बर रखेंगे, जो इस सिस्टम फिर अब से हम हीट निकालेंगे। हीट क्यों निकालेंगे या इससे टेम्परेचर इसका क्यों रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ताकि इसका टेम्परेचर बरकरार रह सके, ताकि ये आइसोथर्म रह सके। इसी वजह से हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ से जो हीट है वो निकल रही है। हीट जब निकलती है तो वहां पर जो हीट की साइन होती है वो नेगेटिव होती है, और जो भी चीज नेगेटिव होती है तो उसको हम लेस देन जीरो कहते हैं, तो हम लिखते हैं क्यू लेस देन जीरो। तभी आपके पास बुक के अंदर ये चीज लिखी हुई है, क्यू लेस देन जीरो कामा वर्क लेस देन जीरो। तो इस इक्वेशन का जो ये मतलब है वो आपने यहां तक समझ चुके। अब हम आते हैं यहां पर सेम, अगर आपका यहाँ पर गैस एक्सपेंड हो रहा था तो एंड डज एक्सटर्नल वर्क, तो ये अपना एक्सटर्नल वर्क कर रहा था, एंड इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी एडेड, तो फिर एक्सटर्नल वर्क करते वक्त वो अपनी एनर्जी वर्क में जाया कर रहा था, वो अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर रहा था, वो अपनी एनर्जी फैला रहा था। तो अपनी एनर्जी जो वर्क में जाया कर रहा था, अपनी एनर्जी जो वर्क में वो इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से ये गैस मॉलिक्यूल्स ठंडे पड़ गए थे, क्योंकि इन गैस मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी जाया हो गई थी इस ढक्कन को ऊपर उठाने में। अब जाया जो हो गई तो टेम्परेचर तो जाहिर बात है गिर जाएगा। अब टेम्परेचर हमने गिरने नहीं देना, तभी हम क्या करेंगे कि जितना टेम्परेचर गिर रहा था उतनी हमने हीट ऐड कर दी, ताकि जो टेम्परेचर गिर रहा था वो ना गिरे और टेम्परेचर वैसा का वैसा बरकरार रहे। तो फिर हमने जो है हीट ऐड की, तो तभी हम कह रहे हैं कि
इफ द गैस एक्सपेंड्स एंड डज एक्सटर्नल वर्क, अगर गैस एक्सपेंड होता है और एक्सटर्नल एनर्जी को यूज कर ले, एक्सटर्नल एनर्जी में इस्तेमाल कर लेता है अपनी एनर्जी को, तो फिर हम क्या करते हैं, एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी सप्लाइड एज टू मेंटेन टेम्परेचर कांस्टेंट, फिर उसी के बराबर हम इक्वल अमाउंट हीट का देते हैं ताकि वो टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। इन द सेम वे थर्मल कंप्रेशन के अंदर क्या होगा, इफ द गैस कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्रेस, अगर आपका गैस कॉन्ट्रैक्ट होगा या कंप्रेस होगा तो वर्क इज डन ऑन इट, तो उसके ऊपर काम किया जा रहा है, मतलब उसके अंदर एनर्जी को ऐड किया जा रहा है। जब वो वर्क डन कर रहा है, जब वो काम कर रहा है तो अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है यहां पर, और जब वो अपनी एनर्जी जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है तो मतलब उसमें से उसको एनर्जी दी जा रही है, और जब उसको एनर्जी दी जा रही है तो फिर इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, तो वर्क इज बीइंग डन ऑन इट, उसके ऊपर काम किया जा रहा था, तो फिर हम क्या करेंगे, एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट हैज टू बी अलाउड टू लीव द सिस्टम, फिर उतना ही मिकदार जितना उसके ऊपर वर्क करके उसको एनर्जी दी गई थी, उसी अमाउंट के बराबर हमने हीट एनर्जी की सूरत में एनर्जी को बाहर निकालना होगा। ये चीज हमने जो है यहां पर समझी है। अच्छा, यहां पर अब हम पहले समझेंगे ग्राफ। अब हम ग्राफ को यहां बाद में आते हैं, पहले हम ग्राफ आपके सामने बनाएं ताकि अब समझ में आपको कि ये हमने बनाया किस तरह। ये जो वर्टिकल लाइन है ये शो करेगी प्रेशर को, हमने यहाँ लिखा P। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो करेगी वॉल्यूम ने, हमने लिखा V। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो इनिशियल है। ठीक है, तो हमने लिखा प्रेशर इनिशियल। यहाँ पर जो वॉल्यूम है बॉडी का, एक बॉडी है एक जिससे में यहाँ पर खड़ा है, उस टाइम उसका प्रेशर इनिशियल है, उस टाइम उसका जो वॉल्यूम है वो इनिशियल है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो प्रेशर है वो बढ़ाते जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो क्या होता जाएगा, वॉल्यूम कम होता जाएगा। इन द सेम वे अगर हम प्रेशर को कम करते जाएंगे तो फिर क्या होता जाएगा, वॉल्यूम आपका बढ़ता जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को हम कम करते जा रहे हैं। देखें, जैसे जैसे हम प्रेशर को कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम आपका हॉरिजेंटली बढ़ेगा, प्रेशर आपका वर्टिकली कम होगा। अब आप यहाँ देखें, ये आपका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर मिसाल 4 से प्रेशर आपका 3 हो गया, प्रेशर आपका 2 हो गया, प्रेशर आपका 1 हो गया। इन द सेम वे आपका जो वहां वॉल्यूम ये था, मिसाल के ऊपर 2 था यहाँ, तो वॉल्यूम भी आप देखें यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। तो वॉल्यूम आपका इस तरह से बढ़ता जा रहा है, और आपकी ये जो प्रेशर है इन द सेम वे ये नीचे कम होता जा रहा है। पहले आपका प्रेशर यहाँ था, अब आपका प्रेशर पहुंच चुका है यहाँ पर, तो ये आपका प्रेशर होगा फाइनल, ये आपका प्रेशर होगा इनिशियल। इन द सेम में ये आपका वॉल्यूम यहाँ पर जो था वो था इनिशियल, इसके सामने यहाँ पर जो वॉल्यूम है इसको हम कहेंगे कि वॉल्यूम आपका क्या है, फाइनल है। अब ये जो पूरा एरिया जो इस ग्राफ के अंडर आता है इसको हम आइसोथर्म कहते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा एरिया इसके अंदर आ रहा है। अब ये जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ ये नीचे बढ़ रहा है, नीचे बढ़ने से ये हो रहा है कि आपका जो वॉल्यूम आप देखें बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है हॉरिजॉन्टली। तो हम कहेंगे कि ये ग्राफ आपको शो क्या कर रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इन द सेम में अगर आप इस ग्राफ को ऐसे समझें कि आपका ये जो है प्रेशर अगर यहाँ पर है, पीएफ है, या इसको हम इनिशियल करते हैं, अब ये आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो जैसे जैसे आपका प्रेशर बढ़ता जा रहा है आप देखें वॉल्यूम जो है उतना क्या होता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है, मतलब वॉल्यूम आपका कम होता जा रहा है। प्रेशर ऊपर चलता गया और प्रेशर वॉल्यूम जो है कम होता गया। अब आप यहाँ दोबारा देखें, वॉल्यूम ये ब्लैक मार्कर शो करेगी वॉल्यूम को, ठीक है, और ये रेड मार्कर शो करेगी प्रेशर को। अब देखें आपका ये वॉल्यूम पीछे जा रहा है और जो प्रेशर है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम पीछे जा रहा है। तो प्रेशर ऊपर बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो फिर इस ग्राफ की हम साइन इधर देंगे, इधर देके हम कहेंगे कि ये कंप्रेशन है। अगर ग्राफ की साइन हम इस तरह देंगे तो फिर वो एक्सपेंशन होगी। तभी हमने यहाँ पर कहा है कि अगर आपका प्रेशर यूं कम होता जाए और आपका वॉल्यूम बढ़ता जाए तो वो आपकी क्या हो जाएगी, थर्मल एक्सपेंशन। और इन द सेम अगर आपका ग्राफ यूं नीचे से ऊपर चलता जाए तो आपका ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर बढ़ता गया
और आपका जो वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक कम हो गया, तो इसको हम कहेंगे कि भाई ये आपकी आइसोथर्मल कंप्रेशन है। बस सिर्फ इस एरो का फर्क है, बाकी दोनों के ग्राफ जो है वो सेम है। ठीक है। अगर ग्राफ आपका प्रेशर डाउन की तरफ हो तो प्रेशर कम हो रहा है, तो मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एक्सपेंशन है। अगर प्रेशर अप की तरफ इसका एरो हो तो हम कहेंगे कि भाई प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपका वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। अब इन चीजों को भी आप समझ लें। जहां पर ये आपका ऑब्जेक्ट पहले था वो ए पॉइंट है, जहां पर ऑब्जेक्ट आपका बाद में पहुंचा वो बी पॉइंट है। उनको पहले प्रेशर इनिशियल था और वॉल्यूम इनिशियल था, बाद में उनका प्रेशर पीएफ हो गया, फाइनल हो गया, और वॉल्यूम उनका फाइनल हो गया। यही चीज जो है हमने यहाँ पर कहते हैं कि भाई इनका प्रेशर यहाँ इनिशियल है, यहाँ फाइनल है, इनका यहाँ वॉल्यूम इनिशियल है, यहाँ पर फाइनल है। यह चीज हमने लिखी है कि शुरुआत में इसका प्रेशर भी इनिशियल है, शुरुआत में इसका वॉल्यूम भी इनिशियल है, बाद में उसका प्रेशर भी फाइनल हो गया और वॉल्यूम भी उसका जो है वो फाइनल हो चुका। अब हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपका जो ये सारा प्रोसेस था, इस सारे प्रोसेस में ये जो आपके कर्व ग्राफ बन रहा है ये कंटिन्यूस कर्व है, मतलब ये आपका चलता जा रहा है। तो अभी हम इसको कह रहे हैं कि ये आपके पास जो कर्व आ रहा है वो कंटिन्यूस कर्व है, और इस कर्व को हम कहेंगे आइसोथर्म। ठीक है। अब हम जो है इस सारे प्रोसेस की समझेंगे कि आपने इस पूरे प्रोसेस में क्या चीजें पढ़ी, वो हम अभी समरी पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ हमने इस सारे प्रोसेस के अंदर ये हमने समझा था कि हमारा जो प्रेशर है वो चेंज होगा। प्रेशर यहाँ पर इनिशियल था, यहाँ पर फाइनल हो गया। प्रेशर यहाँ पर P1 है, प्रेशर यहाँ पर PF है। तो प्रेशर आपका चेंज होगा। प्रेशर सेम होता है आइसोबैरिक में, ये आपके पास आइसोथर्मल है, तो प्रेशर आपका चेंज होगा। अगर वो चेंज होगा तो मतलब उसकी जो चेंज है वो जीरो नहीं होगी, उसकी जो चेंज का वैल्यू है वो या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तभी हम लिख रहे हैं कि हमें वैल्यू का स्पेसिफिक तो नहीं पता, मगर ये जरूर पता है कि जो चेंज इन प्रेशर आएगी वो इक्वल जीरो की नहीं होगी। तभी हम लिख रहे हैं चेंज इन प्रेशर डज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जीरो नहीं होगा कम से कम। इन द सेम वे यहां पर हमने लिखा है डेल्टा वी डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पर जो वॉल्यूम में चेंज है वो भी जीरो के बराबर नहीं होगी, यानी वॉल्यूम में चेंज आएगी। यहां पर आपने देखा कि वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, यहां पर आपने देखा वॉल्यूम कंप्रेस हुआ, तो वॉल्यूम में तो चेंज आई ना। तभी हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम में जो चेंज आ रही है तो वॉल्यूम इन चेंज डज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ ना कुछ वैल्यू इसका होगा। इन द सेम वे चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। हम यहाँ बार बार एक चीज का ख्याल कर रहे थे कि भाई अगर आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं तो जितनी एनर्जी आपने दी है उतनी एनर्जी आप निकालें। क्यों निकालें? क्योंकि टेम्परेचर को बरकरार रखा जा सके। यहाँ हम कह रहे थे कि भाई हमने एनर्जी को निकाला है, एनर्जी को हमने इस्तेमाल किया है, यूटिलाइज किया है। हमने कहा कि भाई अगर आपने यूटिलाइज किया है तो फिर आप एनर्जी को सप्लाई करो, ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो क्या रखा जा सके, सेम रखा जा सके। तो हर जगह हर मर्तबा हम ये ख्याल कर रहे थे कि भाई टेम्परेचर को जो है वो रखना है कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तभी हम कह रहे हैं कि जो चेंज इन टेम्परेचर है वो जीरो है, मतलब टेम्परेचर में चेंज आएगी नहीं। जब नहीं आएगी तो मतलब नथिंग, नथिंग मतलब जीरो। तो चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। हाँ ये बात जरूर है कि यहाँ पर टेम्परेचर होगा, यहाँ पर भी टेम्परेचर होगा। अगर यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो यहाँ पर भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और यहाँ पर 100 है तो यहाँ पर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जैसा टेम्परेचर इनिशियल कंडीशन में होगा वैसा टेम्परेचर फाइनल कंडीशन में होगा, मगर चेंज नहीं आएगी। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर T इज इक्वल टू जीरो नहीं होता, मगर चेंज इन T जो है वो जीरो होता है। मतलब जब टेम्परेचर में जो चेंज है वो नहीं आती, टेम्परेचर में चेंज जीरो होती है, तब्दीली जीरो होती है। इसी तरह हमने यहाँ पर डेल्टा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है। इसकी वजह यह है कि हम यहाँ पर हीट को सप्लाई कर रहे थे जब एनर्जी यूज कर रहे थे हम। इन द सेम वे यहाँ पर हम हीट को निकाल रहे थे, तो हीट का पॉजिटिव वैल्यू भी हमारे पास था, हीट का नेगेटिव वैल्यू भी हमारे पास है। तो हम कहेंगे कि भाई जो हमारी हीट है वो इक्वल जीरो की नहीं होगी, या पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। तो हम कहेंगे कि भाई इक्वल टू पॉजिटिव भी होगी और इक्वल टू नेगेटिव भी होगी, मगर जीरो के बराबर नहीं होगी।
या पॉजिटिव इसका वैल्यू आएगा या इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। इन द सेम वे इंटरनल एनर्जी जो है वो इसकी जीरो होगी। हमने शुरुआत में भी ये समझा कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, जब भी प्रोसेस आइसोथर्मल होगा, जब भी टेम्परेचर में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कहें कि इंटरनल एनर्जी में भी कोई तब्दीली नहीं आएगी। क्योंकि इंटरनल एनर्जी में तब्दीली तब आती है जब आपके पास टेम्परेचर में तब्दीली आए। तो जब आपके पास टेम्परेचर में चेंज जो है वो जीरो है, तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज जीरो है। इंटरनल एनर्जी में मतलब चेंज नहीं आएगी। इंटरनल एनर्जी सिस्टम्स को होगी, इसको भी इंटरनल एनर्जी है, इसको भी इंटरनल एनर्जी है, मगर जितनी इंटरनल एनर्जी यहाँ होगी उतनी इंटरनल एनर्जी यहाँ होगी। वर्क करने के बाद भी, वर्क को लूज करने के बाद भी इंटरनल एनर्जी दोनों की बरकरार रहेगी, टेम्परेचर दोनों का बरकरार रहेगा, उनमें तब्दीली नहीं आएगी। तभी हम लिख रहे हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। इन द सेम वे चेंज इन वर्क जो है वो आपका बराबर जीरो के नहीं होगा। अब चेंज इन वर्क बराबर जीरो के कैसे नहीं होगा वो आप समझें कि यहाँ पर हमने कहा कि भाई वर्क लेस देन जीरो, मगर वर्क जो है नेगेटिव होगा। यहाँ पर हमने लिखा वर्क ग्रेटर देन जीरो, मतलब वर्क जो है आपका वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, या वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मगर जीरो नहीं होगा। ये जो सिस्टम है ये कौन सा है, आइसोथर्मल है। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, मगर कभी भी बराबर जीरो के नहीं होगा, बराबर नेगेटिव के होगा, बराबर पॉजिटिव के होगा, मगर डज नॉट बराबर टू जीरो या डज नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा ग्राफ है वो हमारा पैराबोलिक कर्व है, आइसोथर्मल उसका जो है वो कर्व है। और साथ साथ में इनकी जो इक्वेशन हमने यहाँ पढ़ी थी, जो हमने पहले भी डिस्कस की, वो हमारी इक्वेशन डेल्टा क्यू इज इक्वल डेल्टा डब्ल्यू है। आइसोकोरिक में हमने पढ़ा था कि भाई डेल्टा क्यू जो है डेल्टा यू के बराबर होगी। आइसोबैरिक में हमने पढ़ा था कि डेल्टा क्यू जो है वो डेल्टा यू प्लस के बराबर होगा या प्लस पी। तो यहाँ पर जो डेल्टा क्यू है, सारा का सारा जो हीट का अमाउंट है वो आपका किस में चेंज होगा, वर्क में चेंज होगा। यहाँ तक आपने आई होप की जो समरी है इस पूरे प्रोसेस की वो समझ ली है। और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को सही नमूने से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो जरूर चैनल को दूसरों तक रिकमेंड भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और साथ साथ में अपना राय जो है लेक्चर के साथ साथ कमेंट्स में ऐड करते जाएं, ताकि हमें समझ आए कि आपको कितनी समझ आई, और हम उस हिसाब से जो आगे जो लेक्चर्स हैं वो बनाते जाएं। अभी हम इसके बाद शुरू करने जा रहे हैं एडियाबेटिक प्रोसेस को, और ये इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंतहाई अहम है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर भी आपको एडियाबेटिक कंप्रेशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन दोनों मिलेंगी। तो हम वहां भी उनकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उनकी वर्किंग पढ़ेंगे, उनकी बैकग्राउंड पढ़ेंगे, और साथ साथ में उनके ग्राफ पढ़ेंगे, फिर उनकी जो है वो समरी करेंगे। आई होप कि आप जो है उसमें भी हमारे साथ होंगे। अच्छा, तो अब हम जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के अंदर जो हमारा लास्ट प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले अगर हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लफ्ज को अगर हम तोड़ें और इससे हम मीनिंग निकालना चाहें तो हमें क्या मिलती है। एडियाबेटिक के अंदर जो लफ्ज अ है उसका मतलब नॉट है। जिस तरह आपने एटम में भी पढ़ा होता है कि भाई ए मीन्स नॉट, इन द सेम वे यहाँ पर भी जो एडियाबेटिक है उसमें ए आपकी नॉट है। और ये पूरा लफ्ज आपका ग्रीक लफ्ज से निकला हुआ है। और यहाँ पर जो लफ्ज दिया जिस ग्रीक लफ्ज से निकला है उसका मतलब है थ्रो, और बेटिक जिस ग्रीक लफ्ज से निकला है उसका मतलब है पास। मतलब एक ऐसी चीज जिससे कोई चीज पास ना हो सके, जिससे कोई चीज पास थ्रू ना हो सके, हम उसको एडियाबेटिक कहते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं ए मीन्स नॉट, डियाबेटिक मीन्स पास हीट। एक ऐसा प्रोसेस जिससे हीट पास ना हो सके या जिससे दूसरी एनर्जी अंदर ना जा सके। बहरहाल अब हम इसकी अगर डेफिनेशन पढ़ें तो हम इसकी डेफिनेशन कुछ ये कहते हैं कि द थर्मोडायनामिक प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट इंटर्स और लीव्स द सिस्टम। एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जिस सिस्टम या जिस प्रोसेस के अंदर ना तो हीट इंटर होती हो, ना तो हीट उसमें से बाहर निकलती हो, ऐसे सिस्टम को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। और हमने जो है इससे पिछले वाले लेक्चर्स में, जिसमें हमने जो है क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर ये चीज हमने डिस्कस की थी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना कोई हीट इंटर होती हो, ना कोई हीट बाहर निकलती हो, ना ही कोई मास अंदर जाता हो, ना ही कोई मास बाहर निकलता हो, तो वहां हम उस सिस्टम को या ऐसे सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कह के आए थे। ये भी कुछ इस तरह का ही है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पर
हम ये चीज कह रहे हैं कि जो भी हमारे पास एडियाबेटिक प्रोसेस होगा उनके लिए हम ये कह रहे हैं कि उनमें ना तो हीट इंटर होगी ना तो हीट एग्जिट होगी। नो एंट्री नो एग्जिट, ना ही हीट इंटर होगी उसमें, ना ही सिस्टम के अंदर से जो हीट है वो एग्जिट होगी। तभी हम कह रहे हैं कि नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ना सराउंडिंग में हीट जाएगी ना सराउंडिंग से अंदर हीट आएगी। तो सराउंडिंग और सिस्टम के दरमियान कोई भी बाहिमी ताल्लुक, कोई भी बाहिमी उनमें इंटरचेंज नहीं होगी। उसके बाद हम इस पे चलते हैं कि मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन हीट होगी वो जीरो होगी, क्योंकि ना हीट जा रही है ना हीट अंदर जा रही है ना हीट बाहर निकल रही है। तो जो डेल्टा क्यू है वो हमारी जीरो होगी। अब यहां तक तो इसका था बेसिक। अब हम पढ़ेंगे कि अगर आप एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हैं और एडियाबेटिक आप सिस्टम बना रहे हैं तो उस टाइम आपको किन किन चीजों का ख्याल करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन के दौरान कौन कौन सी चीजों का एहतियात करना चाहिए और कौन सी चीजें आपको मद्देनजर होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जब भी आप एडियाबेटिक प्रोसेस का कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो वहां पर आप ये चीज समझें कि जो ट्रूली एडियाबेटिक प्रोसेस है, जो प्योरली एडियाबेटिक प्रोसेस है, is an ideal one which cannot be realized, which cannot be met। 100% एडियाबेटिक प्रोसेस यहाँ आपको नहीं मिल सकता। यानी कोई एक ऐसा सिस्टम बनाए जिसमें ना तो हीट अंदर एंटर होती हो ना जिससे हीट बाहर निकलती हो, ऐसा सिस्टम बनाना बिल्कुल मुश्किल है। तभी हम कह रहे हैं कि ट्रूली एडियाबेटिक प्रोसेस या एक आइडियल प्रोसेस बनाना बहुत मुश्किल है, हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि अगर कोई महंगे से महंगा भी आप पानी का जो है वो थर्मोस ले आते हैं या चाय का थर्मोस ले आते हैं, आप उसमें जो है वो पानी रखते हैं, तो भले कितना ही महंगा हो, भले कितनी ही क्वालिटी वाला हो, भले उस कंटेनर को या उस सिलेंडर को कितनी ही लेयर्स चढ़ी हुई हो, लेकिन फिर भी कुछ टाइम के बाद चाय ठंडी हो जाती है और ठंडा पानी कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट जो है अंदर की बाहर जाती है या फिर बाहर की अंदर आ जाती है, भले कितना ही सिस्टम हम परफेक्ट ले आते हैं। तभी हम कह रहे हैं कि वो जो सिस्टम हम ले आते हैं भले हम उनको एडियाबेटिक कहें, मगर ऐसे एडियाबेटिक उनको बनाना मुश्किल है। लेकिन सिस्टम हमारे पास है जो हमें ये कहता है कि भाई उस तक पहुंचो एटलीस्ट। अब हम दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि हाउ एवर द फ्लो ऑफ हीट में बी प्रिवेंटेड विथ थिक लेयर, विद द थिक लेयर। आप जब भी कोई अगर ऐसा कोई एयर कूलर पानी वाला अगर आप तोड़ेंगे तो उसके बीच में आपको फोम मिलेगा, आपको उसके बीच में एक थिक लेयर मिलेगी, जिसका काम ये होता है कि बाहर की हीट को अंदर ना आने दे और अंदर की हीट को बाहर ना जाने दे। तभी हम कह रहे हैं कि जो भी आप एडियाबेटिक प्रोसेस वाली चीजें बनाते हैं तो फ्लो ऑफ हीट को प्रिवेंट करने के लिए आप उसको थिक लेयर ऑफ इंसुलेटर से जो है उसको क्लोज करते हैं, उसको बनाते हैं, उसके सराउंड करते हैं। इसके जो अराउंड जो है वो आप थिक लेयर बनाते थे इंसुलेटर की, आर बाय परफॉर्मिंग द प्रोसेस वेरी क्विकली। या फिर अगर आपका कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो एडियाबेटिक पर होना है तो आपके लिए मशवरा ये है कि आप उस प्रोसेस को जल्दी में करें, उस प्रोसेस को आप क्विकली करें, ताकि ना हीट जल्दी में बाहर जा सके ना हीट जल्दी में अंदर आ सके। तब तक आप जो प्रैक्टिकल करना चाह रहे हैं वो कर लें। अगर आप डिले करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आपके प्रैक्टिकल के अंदर या आपके सिस्टम के अंदर जो हीट होगी वो बाहर चली जाएगी या बाहर वाली अंदर आ जाएगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस आपको चाहिए और एडियाबेटिक प्रोसेस के ऊपर आपने कोई प्रैक्टिकल करना है, कोई काम करना है, तो बेहतर है कि आप उस पर क्विकली जो है वो अपना प्रैक्टिकल अपना काम कर लें, वरना कुछ टाइम के बाद ये चीज हम नहीं कर पाएंगे सही नमूने से। दूसरी चीज, हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हीट रिक्वायर्ड सम टाइम टू गो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। हीट को सिस्टम में अंदर जाने के लिए और सिस्टम से बाहर निकलने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। जिस तरह आपकी चाय पहले गर्म होती है लेकिन कुछ टाइम उसको चाहिए कि वो ठंडी हो जाए, कुछ टाइम हीट को उस चाय में से निकलने के लिए लगेगा। इसलिए अगर आपने चाय के ऊपर एडियाबेटिक का एक्सपेरिमेंट करना है तो बराए मेहरबानी जल्दी जल्दी उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करें ताकि ठंडी ना हो जाए। तो यही हम बात कर रहे हैं कि हीट रिक्वायर्ड सम टाइम टू गो इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, सो एनी प्रोसेस परफॉर्म्ड क्विकली इज प्रैक्टिकली एडियाबेटिक। अगर कोई ऐसा प्रोसेस है जो आप इस सिस्टम के ऊपर जल्दी जल्दी में करेंगे तो फिर वो आपका सिस्टम एडियाबेटिक प्रैक्टिकली कंसिडर किया जाएगा।
अब हम इस चीज पर आते हैं कि जो भी आपके एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं गैस के, अगर आप गैसेस के ऊपर एडियाबेटिक प्रोसेस को परफॉर्म करना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको? गैस शुड बी इन कंप्लीटली इंसुलेटेड सिलेंडर विथ अ मूवेबल पिस्टन। दो चीजें, एक तो जिसमें आप सिलेंडर में गैस को फिट कर रहे हैं तो वो सिलेंडर कंप्लीटली इंसुलेटेड सिलेंडर हो, उस सिलेंडर का बाहर के सराउंडिंग के साथ कोई भी थर्मल कांटेक्ट ना हो, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आपने जो सिलेंडर उठाना है एडियाबेटिक प्रोसेस को करने के लिए, उस सिलेंडर का जो पिस्टन होगा वो मूवेबल होगा, वो फ्रिक्शनल लेस होगा, यानी कि वो फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, दो चीजें आपने उसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान ख्याल करनी है। अब यहां तक हमने ये चीजें समझ ली। अब हम आते हैं कि आपके पास ये जो प्रोसेस है ये किस तरह होता है। कंस्ट्रक्शन तो हमने समझ ली, प्रोसेस हमारे पास किस तरह होता है, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस दो किस्म के हैं। एक प्रोसेस हमारे पास है एडियाबेटिक एक्सपेंशन का, दूसरा प्रोसेस है हमारे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन का। और ये दोनों प्रोसेस आपके पास 17th चैप्टर के अंदर इस्तेमाल होंगे कार्नोट इंजन के अंदर। तो बराए मेहरबानी आप इनको सही नमूने से यहाँ ही समझ लें ताकि आपको कार्नोट इंजन या 17 चैप्टर के अंदर कोई भी मसला दरपेश ना आए, ना ही आपको कोई एमसीक्यूज, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम मसला दे। तो अब यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में ये होगा कि आपका हीट देने के बगैर एक्सपेंशन होगी। एडियाबेटिक कंप्रेशन में ये होगा कि हीट देने के बगैर कंप्रेशन होगी, यानी हीट निकलने के बगैर कंप्रेशन होगी। यहां से इसमें हीट हम इंटर भी नहीं करेंगे, हीट हम देंगे भी नहीं सिस्टम को, लेकिन फिर भी हम एक्सपेंशन करेंगे, फिर भी गैस मॉलिक्यूल्स ऊपर जाएंगे। इन द सेम वे एडियाबेटिक कंप्रेशन के अंदर हम कोई भी हीट एनर्जी बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन फिर भी गैस मॉलिक्यूल्स को हम कंप्रेस कर पाएंगे। ये दो चीजें आप यहां तक चीजें समझें। अब हम आते हैं यहां, अब ये जो चीज हमने कही वो कैसे करेंगे अब समझें। मिसाल के तौर पर ये आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में ना तो हीट इंटर होगी, ना तो हीट इस कंटेनर से लीव होगी। ये पूरा कंटेनर इंसुलेटेड है जैसे हमने वहां पढ़ा। और इस कंटेनर का जो ये वाला सिलेंडर पिस्टन है, ये इसका पिस्टन है मूवेबल, ये पिस्टन है इसका फ्रिक्शनल लेस। अब कुछ ये होगा कि अगर हम इसका इसके ऊपर कुछ प्रेशर पड़ा है, इसके ऊपर प्रेशर हमने रखा हुआ है, अगर अचानक हम इसमें से जो इसके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ था वो हमने हटा दिया, जैसे हमने वो प्रेशर उसका हटा दिया तो हम कहेंगे कि इफ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड सडनली बाय डिक्रीजिंग प्रेशर, अगर प्रेशर को डिक्रीज करके आप गैसेस को सडनली इंक्रीज करवाते हैं तो फिर क्या होगा कि जो आपके गैसेस हैं वो कूल डाउन हो जाएंगे, वो ठंडे हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे ही समझें कि ये आपके पास गैसेस को इधर हमने बंद किया हुआ है, मैं क्या करता हूं कि इस पिस्टन को थोड़ा ऊपर करता हूं। थोड़ा ऊपर करने से ये होगा कि गैसेस मॉलिक्यूल्स को कुछ स्पेस मिलेगी, गैस मॉलिक्यूल्स अब एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होने की वजह से अब गैस मॉलिक्यूल ठंडे हो जाएंगे। आप इस ठंडे होने का मिसाल ऐसे समझें कि अगर छोटी आप प्लेट के अंदर बहुत ज्यादा चावल हों तो वो गर्म होते हैं, अगर आप उसको बड़े प्लेट के अंदर आप उन चावलों को रखते हैं तो आप चावल जब एक्सपेंड होते हैं तो वो चावल ठंडे हो जाते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर चावल वो छोटी प्लेट में, जैसे ही मैंने उनका प्रेशर कम किया तो अब चावल इधर उधर हो गए, अब चावल एक्सपेंड हो गए, गैस मॉलिक्यूल एक्सपेंड हो गए। तो एक्सपेंड होने से ये होगा कि गैस मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। और एक्सपेंड वो कब हो रहे हैं, जब हम उनका प्रेशर सडनली डिक्रीज कर रहे हैं। जैसे हम उनका प्रेशर सडनली डिक्रीज कर रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल जो हैं वो आपके ठंडे हो रहे हैं। और जैसे ही गैस मॉलिक्यूल ठंडे हो रहे हैं तो गैस मॉलिक्यूल के ठंडे होने की वजह से उनका जो टेम्परेचर है जो यहाँ ज्यादा था वो यहाँ उनका टेम्परेचर कम हो चुका। टेम्परेचर यहाँ पर इनका कम क्यों हो चुका, क्योंकि अब गैस मॉलिक्यूल आपके एक्सपेंड हो चुके हैं। तो टेम्परेचर विल डिक्रीज, और टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा है कि जब भी वो डिक्रीज होगा
तो उस टाइम जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो भी डिक्रीज होगी। तो हमने यहाँ पर यह चीज समझी। अगर यहाँ पर टेम्परेचर T1 ज्यादा है, एक्सपेंड करने के बाद टेम्परेचर T1 कम हो जाएगा, टेम्परेचर T2 हो जाएगा। इन द सेम वे हमने ये चीज भी समझी कि अगर यहाँ पर प्रेशर P1 है और प्रेशर P1 आपका ग्रेटर है, ज्यादा है, यहाँ पर हमने इस पिस्टन को ऊपर मूव करके इसका जो प्रेशर P2 है वो कम किया है। प्रेशर कम करने का मतलब है कि हमने वॉल्यूम को एक्सपेंड किया। एरो यहाँ बता रहा है कि कम किया, ऐसे नहीं करा कि उसने नीचे किया, बल्कि ये बता रहा है कि P2 जो प्रेशर है आपका वो क्या हुआ, कम हुआ। तो दो चीजें आपने समझी। तीसरी चीज आप ये समझें कि यहाँ पर जो वॉल्यूम था वो कम था, नीचे था, मतलब कम था, और यहाँ पर जो अब वॉल्यूम हो चुका है V2, वो आपका वॉल्यूम बढ़ चुका है। तो मतलब प्रेशर जो आपका ज्यादा था वो प्रेशर कम हो गया। तो नतीजे में आपका जो टेम्परेचर ज्यादा था वो टेम्परेचर आपका कम हो गया है, और वॉल्यूम जो आपका कम था वो वॉल्यूम आपका बढ़ चुका है। तो तीनों चीजें यहाँ पर चेंज हो रही हैं। तीनों चीजें, हमने ना तो हीट सप्लाई की है, ना तो हीट को हमने निकाला है, मगर फिर भी हम यहाँ पर टेम्परेचर को भी चेंज कर पा रहे हैं, फिर भी हम यहाँ प्रेशर को चेंज कर पा रहे हैं, और फिर भी हम वॉल्यूम को यहाँ चेंज कर पा रहे हैं। तो यहाँ से मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को चेंज करना, प्रेशर को चेंज करना, वॉल्यूम को चेंज करना सिर्फ हीट पर डिपेंड भी नहीं करता। ठीक है, तो अब हम चलते हैं यहाँ पर, जिसमें हम डिक्रीज बात कर रहे हैं एडियाबेटिक कंप्रेशन की। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन में भी आप समझें कि आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर कंप्लीटली इंसुलेटिंग मटेरियल का बना हुआ है, जिसमें ना तो हीट इंटर होगी, जिसमें से ना हीट जो है बाहर निकलेगी, और इसका जो पिस्टन है वो मूवेबल पिस्टन है। अगर हमने इसका प्रेशर अचानक से इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब होता है कि उसका जो एरिया होता है ना वो कम हो जाता है। आपको अगर ये मैं थोड़ी और चीज बता दूं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी अगर उसका एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ देखें, एरिया को आपने अगर कम किया तो इसका मतलब है कि आपने प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो जैसे ही हमने इसका प्रेशर जब कम था, हमने अचानक इसको नीचे किया, तो इसका प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर इसका बढ़ गया, क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स एक छोटी जगह में आ गए हैं सारे के सारे, अब वो लड़ेंगे, उनका प्रेशर बढ़ चुका है। तो हम यहाँ पर ये चीज कह रहे हैं, इफ द गैस इज कंप्रेस्ड, अगर गैस को आप कंप्रेस करेंगे बाय सडनली इंक्रीजिंग द प्रेशर, अचानक प्रेशर को ज्यादा करके, तो फिर क्या होगा, द गैस विल बी हीटेड, तो गैस आपका गर्म हो जाएगा। गैस गर्म क्यों हो गया, क्योंकि आपने उनके ऊपर प्रेशर दिया, प्रेशर देने से आपके गैस मॉलिक्यूल अभी गर्म हो चुके हैं। हीट आपने नहीं सप्लाई की, आपने सिर्फ प्रेशर दिया है, तो क्या मॉलिक्यूल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स आपके हीटेड हो गए। एंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर विल इंक्रीज, और इसी की वजह से जब वो हीट हो गए तो आपका टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस विल आल्सो इंक्रीज। अब यहां तक हमने जो चीजें हैं वो यहां पर डिस्कस कर ली। अब अगर इन्हीं चीजों से आप देखें कि यहां पर आपका टेम्परेचर था कम, T1 जो था आपका टेम्परेचर कम था, प्रेशर इंक्रीज करने की वजह से यहाँ जो T2 टेम्परेचर हो चुका है वो बढ़ चुका है। इन द सेम वे यहां पर जो प्रेशर P1 था वो कम था, और यहां पर जो इसका प्रेशर P2 है वो बढ़ चुका है। यहां पर जो वॉल्यूम V1 था वो कम था, यहां पर जो वॉल्यूम V2 है, V1 जो वॉल्यूम था वो ज्यादा था, यहां पर जो V2 वॉल्यूम है वो अभी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो यहां पर भी आप ये चीज समझें कि ना तो हमने हीट को ऐड किया है, ना तो हमने हीट को रिमूव किया है, मगर उसके बावजूद भी टेम्परेचर T1 से T2 हुआ है, वॉल्यूम V1 से V2 हुआ है, प्रेशर P1 से P2 हुआ है। तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर आप हीट को ऐड करने या हीट को लीव करने के बगैर सिस्टम में आप चेंजेस ला सकते हैं। तो इन ही चीजों के बेसिस के ऊपर अब हम जो है इस ग्राफ को अगर पढ़ें,
आप देखें जैसे जैसे आप प्रेशर को लाइन बढ़ती जाएगी तो मतलब आपका प्रेशर बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपकी लाइन हॉरिजॉन्टली बढ़ती जाएगी तो मतलब आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। यहां पर आप देखें, अगर ये ग्राफ नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेशर आपका कम होता जा रहा है, और प्रेशर जैसे जैसे कम हो रहा है तो आप देखें ये आगे जा रहा है, हॉरिजॉन्टली आगे जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है। वर्टिकली जब वो नीचे हो रहा है तो मतलब प्रेशर कम हो रहा है, हॉरिजॉन्टली जब वो आगे जा रहा है तो मतलब उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब प्रेशर कम करने से वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है, उसका बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर भी आप देखें कि जब आपके पास प्रेशर बढ़ गया तो वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर जब कम हुआ तो वॉल्यूम क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। तो जैसे जैसे आपका प्रेशर ये नीचे होता जाएगा, कम होता जाएगा, वॉल्यूम आपका आगे होता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, तभी हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर था उस गैस का वो इनिशियल था, यहाँ पर उसका प्रेशर हो चुका है फाइनल। यहाँ पर जो उसका वॉल्यूम था वो वी आर इनिशियल था, यहाँ पर उसका जो वॉल्यूम है वो फाइनल हो चुका है। यहाँ पर उसका जो टेम्परेचर था वो इनिशियल था, और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो उसका फाइनल है। यानी तीनों वेरिएबल्स उसके चेंज हुए। अब ये था हमारा ग्राफ। अगर ये आपका ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर कोई एरो नहीं है, तो ये ग्राफ कंप्रेशन का भी होगा, ये ग्राफ एक्सपेंशन का भी होगा। अगर आप यहां से प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ऊपर तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, प्रेशर जब बढ़ेगा तो उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो आप उसको देंगे एरो ऊपर। अगर आपका प्रेशर कम हो रहा है तो मतलब ये आपका वर्टिकल लाइन नीचे होता जाएगा कर्व, तो आप प्रेशर का एरो देंगे नीचे। तो ये हो जाएगा फिर ग्राफ किसका, एक्सपेंशन का। सिर्फ इस एरो के डायरेक्शन का फर्क है। अगर आप एरो का डायरेक्शन नहीं देते तो ये आपकी फिगर दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों के लिए ओके है, दोनों के लिए काबिल कबूल है। अब हम आते हैं इस चीज के ऊपर कि हम इसकी इक्वेशन कैसे बनाएं, हम इसकी इक्वेशन क्या बनाएं। तो आप यहां से देख सकते हैं कि चाहे ये सिस्टम हो चाहे ये सिस्टम हो, इन सब में हीट का जाना या हीट का बाहर निकलना मना था, नाजायज था, और जो है कंप्लीटली यहाँ पर इनको अंदर ना जा सकते थी हीट, ना ही जो है वो अंदर बाहर निकल सकती थी। मतलब आप ऐसे ही समझें कि ये एडियाबेटिक सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रमजान का महीना हो। आप खा तो नहीं सकते मगर काम करेंगे, आप खा तो नहीं सकते लेकिन आप जो है वर्क करेंगे, पिस्टन को कभी ऊपर मूव करेंगे, कभी पिस्टन नीचे मूव हो रहा है, तो मतलब वर्क हो रहा है। तो ना आपको एनर्जी मिल रही है, ना आप एनर्जी जाया कर रहे हैं इस सिस्टम के हिसाब से, मगर आपको जो काम है वो करना है। ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस आप ऐसे समझें, गैसेस के लिए एक रमजान का महीना है, एक रमजान का प्रोसेस है जिसमें उनको एनर्जी मिलेगी नहीं, मगर उनको फिर भी वर्क करना है, मगर फिर भी उनको जो है वो काम करना है। अब हम यहां पर आते हैं कि जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन है उसके अंदर जो हीट एनर्जी है वो जीरो है, चेंज की, मतलब उनको कोई खाना नहीं मिलेगा, चेंज इन क्यू इज इक्वल टू जीरो। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, क्योंकि हमने इक्वेशन इसकी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के हिसाब से लेनी है, इसी वजह से वो इक्वेशन आप यहाँ लेके आएंगे, और ये इक्वेशन लेकर इसमें इसके वैल्यूज अब पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास जो डेल्टा क्यू का वैल्यू है वो क्या है, जीरो है। इसकी जगह आपने क्या पुट कर दिया, जीरो पुट कर दिया। तो जीरो इज इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तभी आप जो है क्या करेंगे, ये जो आपके पास प्लस का डेल्टा डब्ल्यू है जब बराबर की इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। इन द सेम वे अगर आप इसको डेल्टा डब्ल्यू को इधर ही रखें और डेल्टा यू को आप बराबर के इस साइड ले आते तो ये किसकी हो जाती, फिर माइनस की हो जाती। तो दोनों फार्मूले पॉसिबल हैं, या माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल डेल्टा यू लिखें, या डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिखें। दोनों आपके एडियाबेटिक प्रोसेस के हैं, मगर एडियाबेटिक प्रोसेस में दो प्रोसेस हैं, एडियाबेटिक एक्सपेंशन भी है और एडियाबेटिक कंप्रेशन भी है। जब आपके पास ये फार्मूला होगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल डेल्टा यू, तो आपके पास एडियाबेटिक कंप्रेशन होगी, ठीक है। और जब आपके पास डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल माइनस डेल्टा यू होगा तो आपके पास एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगी। यहां पर आप एक चीज समझें,
हम यहाँ पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पिस्टन को ऊपर मूव करें। जैसे ही हम यहाँ से ईंट को हटा रहे हैं, जैसे हम यहाँ प्रेशर को हटा रहे हैं, तो गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं जी, पिस्टन को जोर दे रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं पिस्टन को। यानी कि यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में जो वर्क होता है वो बाय सिस्टम होता है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है। इन दिस वे अगर आप एडियाबेटिक कंप्रेशन में जाएंगे तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, इसमें आप हीट एनर्जी को, वर्क एनर्जी को जैसे समझे कि ऐड कर रहे हैं, तो आपका यहाँ जो वर्क होगा वो ऑन द सिस्टम होगा, ठीक है। तो जब आपका वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, हमने साइन कन्वेंशन में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक वाले लेक्चर में पढ़ा था, जब भी वर्क डन बाय द सिस्टम होगा तो साइन कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहां पर आप देखें साइन पॉजिटिव कहां है, यहां पर है, साइन कुछ भी नहीं मतलब पॉजिटिव है। तो वर्क को यहाँ पर जो साइन है वो पॉजिटिव है, इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो साइन है बता रही है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है। और वर्क डन बाय द सिस्टम किस सिस्टम में हो रही है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन में हो रही है। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन के साथ फिर माइनस डेल्टा यू क्यों है, वो माइनस डेल्टा यू इस वजह से है क्योंकि यहाँ उनकी टेम्परेचर ज्यादा था और यहाँ उनका टेम्परेचर कम हो चुका। टेम्परेचर ज्यादा था मतलब यहाँ उनकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा थी और यहाँ उनकी इंटरनल एनर्जी कम हो चुकी है। इसी वजह से यहाँ माइनस अगर आता है तो वो भी एक किस्म का सेंस बनाता है। तो ये आपका एडियाबेटिक एक्सपेंशन का फॉर्मूला हुआ। इन द सेम वे अगर आप यहाँ पर देखें माइनस डेल्टा डब्ल्यू मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ होगा और वहां पर जो डेल्टा यू है वो क्या होगी, ज्यादा है, वो पॉजिटिव है। तो आप समझें कि यहाँ पर डेल्टा यू कम थी, जैसे ही आपने प्रेशर दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया और जैसे टेम्परेचर बढ़ गया तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ गई। और जब इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो उस टाइम जो साइन आती है वो कौन सी आती है, पॉजिटिव आती है और वहां पर वर्क नेगेटिव हुआ। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि भाई ये जो आपका फार्मूला होगा ये एडियाबेटिक कंप्रेशन का फार्मूला होगा। इसी तरह अगर एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हर छोटी चीज आप कवर कर रहे हैं तो मैं कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा एमसीक्यूज या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो एमडी केट के अंदर या ईकेट के अंदर या किसी भी किस्म की टेस्ट के अंदर आए और आपने ये लेक्चर सुना हो और वो इसी में से आएगा, वो इन्हीं टॉपिक्स को या इन्हीं चीजों को कवर करेगा क्योंकि हम टॉपिक को हर एस्पेक्ट से जो है वो कवर कर रहे हैं। इसी वजह से आप जो है वो हमारे जो जो भी लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे सुने ताकि हर टॉपिक को आप सही नमूने से समझ पाए। 5 मिनट ज्यादा लगे मगर समझें तो ऐसा समझें कि आपको हमेशा वो चीज याद रहे। अब हम जो है इस पर आते हैं कि हमने इस फार्मूले से जो है वो कौन सा मतलब निकाला या क्या मतलब निकाला। यहां से हमने यह मतलब निकाला कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन होता है वो सारा का सारा ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी होता है। इंटरनल एनर्जी ही जो है वो हमारा वर्क करके देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रमजान का महीना है, अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आप काम उसी के बेसिस पर करेंगे जो आपके पास इंटरनल एनर्जी है। तभी हम कह रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर वर्क इज डन एट कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। कोई भी हीट नहीं मिलेगी, कोई भी खाना नहीं मिलेगा, सारा का सारा काम, सारा का सारा वर्क आपने किस पे करना है, इंटरनल एनर्जी पे करना है और इसी प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे। अब हम आते हैं इस पूरे प्रोसेस की समरी के ऊपर। देखें हमने शुरू में कहा था कि भाई इसका प्रेशर चेंज हो रहा है, P1 से P2 हो रहा है, मतलब प्रेशर चेंज होगा और जब चेंज होगा तो हम उस चेंज को शो करते हैं डज नॉट इक्वल टू जीरो से। तो चेंज इन प्रेशर भी होगा। यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ, T1 था, यहाँ पर टेम्परेचर T2 हुआ, तो टेम्परेचर भी हमारा चेंज होगा। डज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि वो जीरो के बराबर नहीं होगा, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ ना कुछ होगा मगर जीरो नहीं होगा। इन द सेम वे इसके वॉल्यूम में भी हमने चेंज लाई थी। वॉल्यूम यहाँ पर कम था, यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ चुका है, तभी हम कह रहे हैं कि भाई जो इसकी डेल्टा वी है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो है, डेल्टा वी में भी चेंज आएगी। डेल्टा क्यू बराबर जीरो के, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम न हीट दे सकते थे न हीट हम उसमें से निकाल सकते थे, तभी उसके अंदर हीट का जो चेंज है वो किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अब हीट चेंज का मुराद ये हरगिज नहीं कि इसमें हीट एनर्जी होगी नहीं, हीट एनर्जी इसमें होगी, इसमें हो सकता है कि Q इज इक्वल टू 5 जूल हो या 10 जूल हो, मगर
5 जूल जो हीट एनर्जी यहाँ होगी वही 5 जूल हीट एनर्जी इसकी यहाँ होगी। हीट एनर्जी में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, कोई हीट एनर्जी नई नहीं आएगी या कोई हीट एनर्जी निकलेगी नहीं। जो हीट एनर्जी पहले होगी वही होगी। तो Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मगर डेल्टा Q इज इक्वल टू जीरो होगा। इसी तरह जो उसकी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी आप जो है वो चेंज कर रहे थे। जैसे आप कह रहे थे कि भाई यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर कम हो चुका है क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड हुए हैं। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो थी वो ज्यादा थी, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी जो है वो कम है। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आई, तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि चेंज आएगी, मतलब डेल्टा यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। एंड द सेम वे यहाँ पर आपने फार्मूले में भी देखा कि आपके पास फार्मूले में वर्क है, फाइनल फार्मूला में भी वर्क है, मतलब वर्क हो रहा है, या नेगेटिव या पॉजिटिव, बहरहाल वर्क हो रहा है। यहाँ पर आप देखें कि वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंड हो चुका, मतलब यहाँ पर आपका वर्क डन बाय द सिस्टम है, यहाँ पर वर्क डन ऑन द सिस्टम है। तो वर्क आपका हो रहा है, तो वर्क आपका या पॉजिटिव होगा, वर्क आपका या नेगेटिव होगा, मगर जीरो नहीं होगा। इसी वजह से हम कहेंगे कि डेल्टा डब्ल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। ग्राफ जो है हमारा, जैसे हमने पहले वीडियो के अंदर जो थर्ड प्रोसेस था हमारा आइसोथर्मल में, हमने कहा था पैराबोलिक, लेकिन मैं इस चीज को मॉडिफाई कर दूं कि पैराबोलिक कहने के बजाय आप उनको ये कह सकते हैं स्टीपर कर्व, या आप उनको कह सकते हैं कर्व। क्योंकि पैराबोलिक कहना या हाइपरबोलिक कहना यहाँ पर या इन प्रोसेस के अंदर थोड़ा हमारे लिए टेक्निकली बेहतर नहीं है, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली या फिजिक्स के बिल्कुल आप डीप बेसिक्स में जाएंगे तो फिर उनको हम टेक्निकली रिजेक्ट करते हैं चीजों को। यहाँ पर जो आपके लिए बेहतर आपके पास है वो आप कहेंगे कि भाई उनका जो ग्राफ होता है वो कर्व्ड होता है। ये भी ग्राफ आपका बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने आइसोथर्मल का पढ़ा था, लेकिन आइसोथर्मल वाला ग्राफ ऐसे होगा कि थोड़ा वो उसके ऊपर होगा, लेकिन ये थोड़ा स्टीपर होगा, थोड़ा नीचे होगा। मतलब आप देखें वो वॉल्यूम से थोड़ा ऊपर था हॉरिजॉन्टल लाइन से, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के करीब करीब जा रहा है। तो ये थोड़ा स्टीपर होगा, थोड़ा उसकी जो मतलब स्लोप है वो थोड़ा नीचे ज्यादा होगा इस एडियाबेटिक वाले का। ओवरऑल स्लोप इनका तकरीबन सेम होगा, मगर इसका थोड़ा जो है वो नीचे होगा उससे। तभी हम कह रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है वो स्टीपर कर्व है देन द थर्मल प्रोसेस। एंड द सेम वे इक्वेशन जो यहाँ पर हमने ड्राइव की वो दो है, एक हमारे पास थर्मल एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए और दूसरी हमारे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन के लिए, जिसमें डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन बाय द सिस्टम यानी एक्सपेंशन का है इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, और जो एडियाबेटिक कंप्रेशन की हमने पढ़ी वो ये है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, जिसमें इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अब यहाँ तक हमारे चारों प्रोसेस पूरे हो चुके, और मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी किया होगा, और साथ में अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स में भी दें ताकि हमें यह मालूम हो कि आया आपने लेक्चर हमारा सुना या नहीं, अगर सुना तो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लेक्चर सही समझ आ रहे हैं तो भी हमें अपने राय से ज़रूर जो है वो आगाह करें। और साथ साथ अपने दोस्तों को, अपने कलीग्स को, अपने क्लासमेट्स को जो हमारा चैनल है उसको रिकमेंड करें, ताकि आप जो है आपको बताने का फायदा हो और हमें जो है पढ़ाने का फायदा हो। इससे ये होगा कि आप एक बेहतर माहौल बना सकेंगे। इन द सेम वे इसके बाद हम जो है वो हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या सीपी माइनस सीवी इज इक्वल आर, वो जो लेक्चर्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ में फिर उसके बाद एमसीक्यूज, फिर उनके बाद न्यूमेरिकल्स, और फिर उनके साथ जो हमारे सारे इस चैप्टर के अंदर एग्जाम्पल्स आए वो सारे के सारे हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हम टॉपिक्स के साथ लगा सकते थे, मगर बेहतर मैंने ये समझा कि वो सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो एक ही वीडियो के अंदर डिस्कस करें, ताकि आप वो एक ही जो है झलक में, एक ही सिस्टम के अंदर आप उनको देख सकें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।